कांग्रेस ने यूपी में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को काबू से बाहर करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने इलाहाबाद में कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रमोद तिवारी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि कोरोना की पहली लहर के बाद हुकूमत के पास वबा से निपटने का काफी वक्त था, लेकिन हुकूमत ने कोरोना की वबा से लड़ने के बजाय खुद को इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रखा। जानना चाहता हूँ भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री जी आपसे, आज लाशों का अंबार भरा पड़ा है शमशान घाट, कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। एक एक परिवार में लोग अपनों को खो रहे हैं। 3,32,000 तो आज तक दुनिया में कभी किसी देश में पूरे दौर में नहीं हुआ। एक दिन में लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने और आपकी सरकार ने ये इजाज़त क्यों दी कि ऑक्सीजन सामान से दुगना ज़्यादा 10-20% नहीं निर्यात कर दी गई दूसरे देशों में। यूपी में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल ने लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। इलाहाबाद के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में बेड और इलाज की कमी ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। कोविड अस्पताल में बेड खाली न होने की वजह से डॉक्टरों ने मरीजों को लेने से इनकार कर दिया है। अस्पताल में बेड न मिलने और मरीजों की मौत से नाराज तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के दरमियान हाथापाई भी हुई। हंगामे के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तिब्बी खदमात से हाथ खींच लिया और एहतजाजी धरने पर बैठ गए। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टरों को समझा बुझाकर ड्यूटी पर वापस भेजा। इस मामले में डॉक्टरों और तीमारदारों ने एक दूसरे पर हाथ उठाने का इल्जाम लगाया है। डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने 4 तीमारदारों को हिरासत में ले लिया है। इस वाकये के बाद कोविड अस्पताल के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया। यूपी के दीगर बड़े शहरों की तरह मेरठ में भी कोरोना वबा के कहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ ही अस्पताल में दाखिल होने वाले ऐसे मरीजों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। ताहम शहर के ज़्यादातर कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग में इजाफे के मुताबिक सप्लाई नहीं है। एक तरह लेवल 3 के मेडिकल कॉलेजों में बेड की कमी हो रही है, तो दूसरी जानिब लेवल 1 और 2 के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई मुतासर होने से अब नए मरीजों को भर्ती भी नहीं किया जा रहा। की कमी पीछे से है। हम लोग जोर दे रहे हैं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, ऑक्सीजन जो कमी हो उसको ठीक से इस्तेमाल करना, वेस्टेज ना हो, उस पर हमारा जोर है। और जिसको जरूरत है उसी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं ऑक्सीजन की, उनको ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, उस पर हम अंकुश लगाने की और उसको कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको हमने इलेक्टिव सर्जरी और इलेक्टिव वाले जो प्रोसीजर्स हैं उनको नर्सिंग एसोसिएशन को बोला है कि उसको बंद करें, जिससे कि जब तक कि ये कोविड की प्रॉब्लम है, जिन ऑपरेशंस को, जिन सर्जरीज को रोका जा सकता है उनको। मेरठ की शाही जामा मस्जिद के इमाम और शहर काजी ने कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र जामा मस्जिद में कोविड वार्ड कायम करने की पेशकश की है। शहर काजी ने महकमे सेहत और जिला इंतजामिया को तजवीज़ पेश करते हुए ज़रूरत के मुताबिक शाही जामा मस्जिद के बड़े हॉल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की पेशकश की है। चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उनके लिए हम जो है ज़कात का पैसा जान बचाने के लिए खर्च करें, इसलिए कि जान बचाना हमारे ऊपर फर्ज है। तो जैसे कि गैस की कमी है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, बेड्स वगैरह मुहैया है, तो ऐसे तमाम उन कामों के लिए कि जिससे कोरोना का इलाज हो सके और बीमारी दूर हो सके, ये करना भी फर्ज है। तो हमारी मुसलमानों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
ज़कात का पैसा और इसके अलावा भी अपने पास से इन कामों की मदद के लिए खर्च। मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्बी जवाद ने लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े को कोरोना अस्पताल के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। मौलाना कल्बी जवाद का कहना है कि इंसानियत पर बुरा वक्त है, लिहाजा हर मुमकिन मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के पैसे को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मेडिकल टीम जो भी इमाम बाड़ा मुनासिब समझे कि वहाँ मरीज रह सकते हैं वो उस पर इमाम बाड़े को मुंतखब कर सकते हैं, हमारी तरफ से उसकी पूरी इजाज़त है। लिहाजा इस सिलसिले में वो आगे आएँ और इमाम बाड़ों में जो है वो मरीजों के बिस्तरों का इंतजाम करके वहाँ पूरी सहूलियत मुहैया करें। इसी तरह से जो और इदारे जितने भी हैं वो इस सिलसिले में जितनी मदद कर सकते हो मदद करें। और हुसैनाबाद ट्रस्ट का बहुत बड़ा फंड है कि जो तादीदारी में भी इस्तेमाल होता रहा है और रमज़ान के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जो अब 2 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, साल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो करोड़ों की बचत है। तो अगर वो इस कोरोना के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डीएम साहब खुद इसके जो है वो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, लिहाजा वो इस बजट को जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल करें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे ने अनोखी पहल शुरू की है। इस गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर सेवा की शुरुआत की है। इस पहल के तहत बड़ी तादाद में लोगों को ऑक्सीजन दस्तयाब कराई जा रही है। गुरुद्वारे का कहना है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है वो लोग इंदिरापुरम इलाके में वाक़ गुरुद्वारे में पहुंचे और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगाई जाएगी। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है वो खुद अपनी गाड़ी में मरीज को गुरुद्वारे लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन फराहम कराई जा रही है। गुरुद्वारे की इस पहल की चार जानिब से सताइश की जा रही है। देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अब लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन गाड़ियों में आइए, हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है। सिंह साहब इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस हिसाब से कोई आदमी नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जो गुरुद्वारा साहिब में जो भी ये दे रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना कोई आदमी नहीं कर सकता। जो लोगों की आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की तो वह यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं नहीं मिल पाएगी। आप कहीं भी दिल्ली के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ हॉस्पिटल में। कोरोना के कहर में हर जबान पर या तो ऑक्सीजन का नाम है या ऑक्सीजन रेमडेसिविर का, और दोनों ही चीज़ों की इन दिनों सख्त किल्लत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी और मेडिकल की चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर हारिस ने वाज़े तौर पर कहा है कि मार्केट में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है तो लोग इसके मुतबादिल कई इंजेक्शनों का इस्तेमाल करें जो सस्ते भी हैं और रेमडेसिविर से कई गुना अच्छे भी हैं। इसलिए लोग परेशान न हो और इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करें। आजकल ये देखा जा रहा है रेमडेसिविर के लिए बहुत लोग परेशान हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन WHO की रिपोर्ट के हिसाब से रेमडेसिविर इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है या एनक्लेक्स का यूज़ है। तो रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। इसकी अगर नहीं भी मिलती है तो दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं जो सस्ते भी हैं और ईजिली अवेलेबल है उनको यूज़ करें। और जो अवेलेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, उससे ज़्यादा परेशान उनके अटेंडेंट्स होते हैं। मगर रेमडेसिविर की WHO ने भी इसको विड्रॉ कर लिया है, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे नहीं भी मिलती है तो उसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से भी पेशेंट सेव हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो पेशेंट का कुछ ज़्यादा सीवियरिटी में चला जाएगा। या यूपी के ज्यादातर अजला में रात का कर्फ्यू नाफिज होने के साथ हफ्ते में 35 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन भी लागू है। ऐसे में माह रमज़ान में अशाए ज़रूरिया की खरीदारी भी इसका असर नज़र आ रहा है। मेरठ में माह रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए ख़ास तौर तैयारियां की जाने वाले शीरमाल और
दूध ब्रेड की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होने से बेकरी मालिकान और कारीगर काफी परेशान हैं। तो काफी है जी, अब के पिछले साल भी लॉकडाउन था, उससे पिछले साल सही था, तो अब तो ना तो सप्लाई हो पा रही है, जो बाहर जावे था माल वो भी नहीं जा पा रहा, और जो रोजमर्रा की दुकानदारी थी वो भी नहीं हो रही। हाँ, सब जगह से माल, पूरे हिंदुस्तान में माल सप्लाई हो गया था मेरा। हाँ, सऊदीया नहीं जा रहा, दुबई नहीं जा रहा, क्योंकि सऊदीया तो बिल्कुल बंद है। अब जो है, अब हालात ये हैं कि इस रमज़ान में इसकी सेल जो है 25% भी नहीं रही है, और जब किस लिए नहीं रही कि कर्फ्यू लग जाता है 8 बजे हम भाग जाते हैं। उसके बाद जो बाहर का ग्राहक है, जो कस्बे का ग्राहक है या दूध मशहूर ब्रेड लेने आता है, उसको नहीं मिल पाती। जो 8 बजे से लॉकडाउन हो रहा है उसका मुकम्मल पालन करते हुए हम बिल्कुल घरों में रहते हैं। तमाम मसाजिद में सिर्फ 5 लोग अब नमाज पढ़ रहे हैं, जो सिविल इंतजाम। वो क्या है जो हम सभी को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की सलाहियत और हमारे अंदर इज्जत नफ्स के जज्बे का होना। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसे हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बगैर अपने मसाइल को हल कर रहे हैं। हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हमें कौम की शक्ल में कितने मजबूत है। ये कहानी है बंगाल के एक ऐसे गांव की जहां फनकारी ने लोगों की जिंदगी बदल दी। दो साल पहले कोलकाता के कलाकार मृणाल मंडल ने लाल बाजार गांव पर काम करने का मन बनाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर स्थित लगभग 80 लोगों का यह छोटा सा गांव कभी उपेक्षित बस्ती था। मृणाल ने इसे अपना दूसरा घर बनाया और कला का इस्तेमाल करके इसे सही तरीके से रचाया बसाया। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से आसपास के खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे और उनमें से कुछ स्वयं छोटे किसान थे। आज वे कुटुंब हस्तकला, मिट्टी के बर्तनों और दीवार पेंटिंग जैसे कलाओं में प्रशिक्षित हैं और उन्हें पर्यटकों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट का, और बहुत सारे कलाकार बाहर से भी आते हैं, यहाँ सिखाते हैं, रहते हैं यहाँ, ये लोग के साथ काम करते हैं। और बहुत सारा लोग यहाँ कुटुम एक जंगल में जो मिलता है आपका लकड़ी वगैरह, ये सब जोड़ के एक चीज बनाते हैं। इस गांव के एक प्रशंसक ने गांव को ख्वाब ग्राम या सपनों के गांव के रूप में फिर से नामांकित किया है। मृणाल मंडल और लाल बाजार ने दिखाया कि कैसे कला आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकती है और हमारे स्वाभिमान भारत के सपने को सच करने में मदद कर सकती है। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बिहार में कोरोना वबा की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में बिहार में 12,672 कोरोना के नए मरीजों की पहचान हुई है। इससे कबल जुमेरात को रियासत में कोरोना के कुल 11,489 मामले सामने आए थे। पटना समेत 6 जिलों में 500 से ज्यादा नए कोरोना मुतासरीन पाए गए। पटना में सबसे ज्यादा 2,801 कोरोना के नए मुतासरीन की पहचान हुई है, जबकि गया में 816 और औरंगाबाद में 748 मरीज पाए गए हैं। रियासत में पिछले 24 घंटों में 1,08,147 सैंपल्स की जांच की गई। बिहार में कोरोना वायरस का असर खेलकूद पर भी देखने को मिल रहा है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम वीरान पड़ा हुआ है। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया, ये देखते हैं। ये पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है। इस स्टेडियम के अंदर की तस्वीर हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे अमूमन सैकड़ों बच्चे रोज क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल खेलने आते हैं। पटना के किसी भी इलाके के किसी भी मोहल्ले के बच्चे हों, खेल के प्रति जो उनकी रुचि है वो इस मैदान तक लेकर आती है। लेकिन देखिए किस तरीके से मौसम सुहाना है, बावजूद इसके इस ग्राउंड के अंदर एक भी बच्चा खेलने नहीं पहुंचा है। शायद ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है,
सरकार और जिला प्रशासन बेहद परेशान है, एक बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहा है। हर जगह पे धावा दलें लोगों को आगाह कर रही है कि किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग या भीड़ भाड़ न लगाएं। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से बच्चे सजग हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अब बता रहे हैं अपने बच्चों को कि आप खेल के मैदान में जाएंगे, भीड़ भाड़ लगेगी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। लगभग 5-6 सालों से मैं पटना में हूं और इस मैदान से हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। लगातार सुबह शाम मैं आता हूं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सुनसान है। अब हमें भी डर लगता है। हालांकि पहले यहाँ क्रिकेट भी खेलते थे, अब भी खेलना चाहते हैं, लेकिन जो हालात है इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोरोना काफ़ी खतरनाक रूप ले रही है। तो ऐसे में इन तस्वीरों से हमें भी और आपको भी समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चे समझ सकते हैं तो हम जैसे जो बड़े और समझदार लोग हैं उन्हें भी प्रोटोकॉल का, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसका पालन जरूर करना चाहिए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स अपनी हिफाजत के मद्देनजर ये हड़ताल कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मरीज के रिश्तेदारों की जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट से नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। पटना के डीएम और एसएसपी ने एनएमसीएच पहुंचकर डॉक्टरों से मुलाकात की। एनएमसीएच में पिछले 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत हुई है। 1 बजा तो मतलब ज़्यादा बिगड़ गया, ऑक्सीजन लेवल उनका 60 तक आ रहा था। तो मैंने जाके डॉक्टर साहब से बोला कि सर चलिए मम्मी को देख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा 2 बजे शिफ्ट चेंज होगा, उसके बाद जो आएंगे वहीं देखेंगे, हम किट नहीं पहनेंगे अभी तुम्हारे लिए बार बार। तो फिर 2 बजा, तो हम 2 बजे गए, तब तक कोई नहीं आया। 3 बजा तक कंट्रोल में हम फ़ोन किए कि सर यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सब पॉजिटिव है इसीलिए नहीं है। तो नीचे में डॉक्टर थे, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे, जो हमारा ड्यूटी है हम नीचे करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए 7 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे। और उसके बाद मेरी मम्मी का ये हो गया। फोर्स जो उपलब्ध रहती है वो एनएमसीएच के लिए डेडिकेटेड है, वो देख रही है। उसके अलावा रात में एसएसपी साहब से बात हुई, उनको हमने पत्र भी भेजा है, तो उन्होंने 10 जवान और वहाँ भेजा है, उसको स्ट्रेंथन किया है। और उसके बाद अभी फिर हम लोगों को खबर आई है कि फिर से कोई वहाँ इशू हुआ है। उसका हम लोग एक बार स्थल निरीक्षण भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या कहाँ से कमी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होगी किसी भी कीमत पर। दूसरा, हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया है एनएमसीएच प्रशासन से कि जो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट उनका है, जिसमें कि निजी सुरक्षा एजेंसी से जवान लिए जाते हैं और लोग रहते हैं तीनों शिफ्ट में, तो हम लोगों ने भी अनुरोध किया कि चूँकि अभी दबाव बहुत बढ़ा है, इसलिए उसकी संख्या भी बढ़ाई। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रहते हुए लोग वैक्सीन ले सकते हैं। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन लें। कोरोना वायरस की वबा से रमज़ान में भी बचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो लोग मस्जिदों में रातों को तरावी एक साथ पढ़ते हैं वो भी एहतियात करें। इस वायरस का इंजेक्शन जो सरकारी अस्पतालों में और कुछ निजी अस्पतालों में मौजूद है उसको लेना चाहिए, इससे फ़ायदे हैं। 2 गज की दूरी बना कर रखना या चेहरे पर, मुंह और नाक पर मास्क लगाना, ये इससे बचाव के लिए ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के महीने में भी हमारे लोग जो रोज़ा रखते हैं वह इसका एहतियात करेंगे और अगर कोई रमज़ान के दिनों में भी इंजेक्शन लेना चाहे तो वो ले सकता है, उससे रोज़े को कोई ख़तरा नहीं है। कोरोना वबा के सबब मसाजिद बंद है। नतीजे के तौर पर मसाजिद के आइमा और मौज़नीन माली मुश्किलात से दोचार है। कुल हिंद आइमा मसाजिद बिहार ने लोगों से अपील की है कि वो मसाजिद के आइमा के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया है या न दे पा रहे हैं। मजबूरी खास जो भी हो, लेकिन इस बीमारी में ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में मदद करना उलमा वफ़ाज की ये कार्य खैर है, नेक काम है। इसलिए कि हमारे बहुत से उलमा वफ़ाज किराम जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो इस माली ताउन न होने की वजह से वो पीछे रह जाएंगे, दीन की खिदमत नहीं कर सकेंगे।
इसलिए कि उनका भी पेट का मसला है और मसाजिद की रूह। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। तमाम